क्या आपको पता है कि ईरान और इजराइल की जंग के विजेता का ऐलान हो गया है? चौंकिए नहीं, जंग जारी है मगर जीत की इबारत कहीं और लिखी जा रही है। अगर आप इस सवाल से मुकाबिल हैं कि इस जंग के बाद दुनिया में सबसे पहले क्या बदलेगा या कि जंग के बीचों बीच क्या बदलना शुरू हो गया है, अगर आप इस जंग के बीच अगले 5 साल में निवेश और कारोबारी कमाई के सूत्र तलाश रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ईरान और इजराइल का चाहे जो हो मगर इस जंग के विजेता कौन होंगे, तो बेफिक्री छोड़िए और इस अर्थम को ध्यान से देखिए। अर्थम में आपका स्वागत है। ये बात बीते साल नवंबर की है। ब्राज़ील का बेलें शहर था। यहाँ ग्लोबल पर्यावरण कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कोप 30। 197 देशों के प्रतिनिधि अमेजन नदी पर खड़े एक जहाज में 2 सप्ताह से बातचीत कर रहे थे। एक ऐसा जहाज था जिससे सामान्य होटल की तुलना में 8 गुना अधिक कार्बन एमिशन होता था। बाहर करीब 1600 फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट यानी कोयला और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे और केवल 360 ऑब्जर्वर थे इस बैठक में। अंत में जो दस्तावेज सामने आया उसमें वही पुरानी पंक्ति दोहराई गई थी। पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे दूरी बनाई जाएगी। ये लगभग वही भाषा थी जो 2023 के दुबई के डिक्लेरेशन में भी अपनाई गई थी। कोई ठोस समय सीमा नहीं थी, उत्सर्जन रोकने के लिए, एमिशन रोकने के लिए निवेश का कोई कार्यक्रम नहीं था, इसलिए बात आई गई हो गई। आप में से बहुतों को तो हेडलाइन भी याद नहीं होगी, लेकिन 3 महीने बाद 28 फरवरी 2026 को एक ईरानी मिसाइल ने बेले की और पर्यावरण की हीला हवाली की पूरी कवायद को अप्रासंगिक बना दिया। इस मिसाइल ने किसी समझौते का हवाला नहीं दिया, तापमान कम करने के टारगेट नहीं बताए, उसने केवल एक नई हकीकत पैदा कर दी। दुनिया के समुद्री तेल और गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा एक रात में ही रुक गया। ब्रिटेन के पास गैस का भंडार 2 दिनों के लिए बचा। यूरोप को सर्दियां डराने लगीं। भारत में कारखाने रुक गए। एलपीजी की राशनिंग शुरू हो गई और अगले 48 घंटों में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा, बहुत हुआ तेल, अब वैकल्पिक ऊर्जा चाहिए। आसियान देशों के मंत्री आपात बैठक में जुट गए। जापान ने कहा कि बस अब समय आ गया है। यानी 3 दशकों के जलवायु सम्मेलन सरकारों को जितना नहीं बदल सके, एक युद्ध ने एक वीकेंड में, एक सप्ताहांत में उतना परिवर्तन कर दिया। वैसे दृश्य नया नहीं था। 1973 को याद कीजिए, 17 अक्टूबर का दिन था। सऊदी अरब के तेल मंत्री अहमद ज़की यमनी वियना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। ज़की यमनी उस वक्त ऊर्जा की दुनिया के शी जिनपिंग थे। ज़की यमनी ने कहा कि अब तेल उत्पादक देश यानी अरब देश हर महीने 5% उत्पादन घटाएंगे। इजराइल की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को तेल का निर्यात बंद कर दिया गया। कुछ ही सप्ताह में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। अगले कुछ ही महीनों में हेनरी किसिंजर को सऊदी अरब के साथ आपात वार्ता करनी पड़ी। उस वक्त भी दुनिया को पता था कि तेल पर निर्भरता एक जोखिम है, लेकिन पेट्रोल पंप खाली पड़े थे, ठंडे घर थे, ठंडे चूल्हे थे, इसलिए उन्होंने उस जोखिम को वास्तविक संकट में बदल दिया। इसी झटके में बनाई गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नई संस्थाएं आईं, ऊर्जा पर निवेश बढ़ाया गया, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को गति दी गई। अमेरिका ने तेल में भारी पूंजी लगाई, शेल गैस मिली और अगले 1 दशक में अमेरिका तेल और गैस की बड़ी ताकत बन गया। इतनी बड़ी ताकत जो ओपेक से अकेला भिड़ सकती थी। 53 वर्ष बाद लगभग वही स्थिति सामने है, लेकिन इस बार प्रभाव काफी बड़ा है। जब कतार एनर्जी ने एक साथ पाकिस्तान की 99%, बांग्लादेश की 72% और भारत की 53% गैस सप्लाई रोक दी, तब ऊर्जा सुरक्षा कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं रहा, कोई बौद्धिक चर्चा नहीं रही। ये रसोई, उद्योग और शहरों की रोशनी से जुड़े संकट का यथार्थ बन गया। वुड मैकेंजी के एक विशेषज्ञ ने एक वाक्य में कह दिया कि जितनी कम निर्भरता तेल और गैस पर होगी, दुनिया में सियासत का उतना ही कम असर होगा। ये पर्यावरण बचाने का कोई आदर्शवाद नहीं है। ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा अब व्यवहारिक अर्थशास्त्र है। युद्ध ने वो कर दिखाया जो वर्षों की वार्ताएं नहीं कर सकी। ऊर्जा परिवर्तन अब दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मरता क्या ना करता वाला विकल्प हो गया है। तो हम आज खोलते हैं इस जंग से निकलने वाले भविष्य के सबसे बड़े परिवर्तन की परतें, जो आपके लिए निवेश की दृष्टि से, भविष्य के कारोबार की दृष्टि से समझना जरूरी है। शुरू करते हैं आज का अर्थम। कहां अटक गई थी क्लाइमेट चेंज रोकने की कोशिश? किसने रोक दिया था इन्हें? पर्यावरण तो दिन पर दिन बद से बदतर हो रहा है। बढ़ते सूखे, बाढ़, तूफान, शहरों में धुंध सबको डरा रहे थे। कारण पता थे।
समस्या सोच की नहीं थी, समस्या ढांचे की थी। हर साल होने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको सीओपी कहा जाता, कोप कहा जाता है, एक ही रास्ते पर चलता था और हर बार 3 दीवारों से टकरा कर रुक जाता था। पहली दीवार, वादों का जाल। कोप में शामिल देश खुद अपने लक्ष्य तय करते थे, इन्हें बड़े अच्छे अच्छे सुहाने नाम दिए जाते थे, मगर कोई बाध्यता नहीं थी। ग्रीन एनर्जी कब तक आएगी इसकी कोई शर्त नहीं थी। कोप 28 दुबई में पहली बार यह कहा गया कि फॉसिल फ्यूल ईंधन से दूर जाना होगा। कोप 30 बेले में वही बात दोबारा कही गई। लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? ज़मीन पर दरअसल तेल और गैस की खपत इस युद्ध से पहले तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बार बार कहा कि दुनिया जलवायु संकट की आग में जल रही है। दुनिया ने सुना तो माना नहीं। दूसरी दीवार, ताकत का खेल थी। बेले सम्मेलन में आखिरी घंटों में असली कहानी लिखी गई। 80 से ज़्यादा देश चाहते थे कि फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन खत्म करने के लिए एक साफ समय सीमा तय की जाए, लेकिन 20 से कम देश, उसमें भी खासतौर से तेल उत्पादक देशों ने सब बदल दिया। सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई और साथ में अमेरिका और उनके साथियों ने मिलकर हर सख्त लाइन हटा दी। अंतिम दस्तावेज में वही पुरानी कमजोर भाषा बची जिसे पहले नाकाफी माना जा चुका था और जिससे कुछ हासिल नहीं होता था। संख्या नहीं, फॉसिल फ्यूल लॉबी की ताकत जीत गई। तीसरी दीवार, बजट का भ्रम। बेले की बैठक में कहा गया कि 2035 तक जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए निवेश 3 गुना किया जाएगा। सुनने में यह लक्ष्य बड़ा लगता है, लेकिन सवाल वहीं रह गया। वो कौन सा आधार होगा जहां से 3 गुने की गिनती शुरू होगी? जवाबदेह कौन होगा? विकासशील देशों ने हर साल करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर मांगे थे, उन्हें पुराने वादे मिले, नया कुछ नहीं मिला। इन तीनों दीवारों के पीछे ऊर्जा की असली समस्या छिपी है। यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का पर्यावरण कार्यक्रम हमेशा भविष्य की भाषा बोलता है। हम करेंगे, हमें करना चाहिए, हम योजना बना रहे हैं, लेकिन संकट भविष्य में नहीं आता। संकट अब अभी दरवाजे पर है। जब ईंधन बंद हुआ, घरों में चूल्हा नहीं जला, गैस पहुंचना बंद हुई, कारखाने रुक गए, शहर अंधेरे में जाने लगे, तो ये फर्क समझ में आया। और ये फर्क समझाया जंग ने। युद्ध से पहले तक सीओपी और पर्यावरण सम्मेलन ये समझाने में लगे थे कि भविष्य में तेल पर निर्भरता महंगी पड़ी थी। होर्मुज के बंद होने के बाद ये दिख गया कि ये तो आज की ही तबाही है। और इस झटके के बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने सबसे बड़ी तेल आपूर्ति जारी की, 40 करोड़ बैरल। लेकिन ये सप्लाई भी कमी का केवल एक हिस्सा भर पाई। दुनिया को समझ में आ गया कि ऊर्जा का खेल बदल चुका है। ऊर्जा परिवर्तन अब पर्यावरण नहीं, सुरक्षा की जरूरत है। दुनिया को इस हकीकत का इल्हाम कैसे हुआ? क्या टूट गया अचानक इस जंग से? जंग का ये असर आंकड़ों या विश्लेषण का मोहताज नहीं है। इसे देखा, सुना, महसूस किया जा रहा है। इस टेबल को देखिए कि होर्मुज बंद होने के बाद क्या क्या टूटा और क्यों ऊर्जा परिवर्तन अनिवार्य हो गया। इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका को छोड़कर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा 24 घंटे में सुविधा से संकट में बदल गई। केवल जापान और चीन ऐसे हैं जो अपने पास एनर्जी का, ऊर्जा का, तेल का 90 दिन का भंडार रखते हैं। बाकी सब रोज मंगाओ रोज खाओ वाली स्थिति के हैं। आपको हैरत हो रही होगी कि दुनिया कितनी गाफिल थी। हमारे भारत के रहनुमा तो किसी दूसरे लोक में ही तैर रहे थे। एक साथ 4 सप्लाई चेन टूटी, तेल की, एलपीजी की। आइए न कहा कि एलपीजी तो सबसे बड़ा संकट है। भारत 90% एलपीजी वाला देश है। एलएनजी की सप्लाई लाइन टूटी, केमिकल्स की और रसायनों की सप्लाई लाइन टूट गई। सबको एक ही सबक मिला, 3000 किलोमीटर दूर हुआ युद्ध भी आपके देश का कारोबार बंद कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन एनर्जी पर काम चल रहा था। आखिर होर्मुज से पहले दुनिया कहां खड़ी थी और उसके बाद सबसे तेज बदलाव क्या हुआ? यह सवाल बड़ा कीमती है। पहली मिसाइल दागे जाने से पहले ही दुनिया ऊर्जा के एक मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन ये धीमा मोड़ था। बदलाव हो रहा था बगैर किसी जल्दबाजी के। युद्ध ने इस धीमे बदलाव की जड़ें हिला दी। ये टेबल देखिए और इसे देखते हुए समझिए कि जंग से पहले कौन सी सरकारें आलसी थीं और कौन सी सक्रिय थीं। इसमें लागत वाले कॉलम को जरा ध्यान से देखिएगा। इस टेबल को निगाह में रखते हुए ये समझने की कोशिश करें कि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ तो रही थी, लेकिन पूरी ताकत से नहीं। 2024 में ग्लोबल स्तर पर 685 गीगावाट की नई रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी गई, जो अब तक का रिकॉर्ड था। फिर भी लक्ष्य पीछे छूट रहे थे। आईईए का लक्ष्य था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 3 गुनी कर दी जाएगी, लेकिन जो उपलब्धि थी वो लक्ष्य से 17% पीछे रह गई। एक दिलचस्प बदलाव जरूर दिख रहा था। 2026 के मध्य तक पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी कोयले से ज़्यादा हो गई थी, यानी बिजली पैदा करने में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा कोयले से बड़ा हो गया था।
चीन इस दौड़ में सबसे आगे था। उसने 2030 तक 1200 गीगावाट की रिन्यूएबल क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा था, जिसने उसे उसने 2024 के अंत तक ही पार कर लिया। इसके उलट अमेरिका पीछे हट रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बाद 2025 की शुरुआत में हाल में अमेरिका में $8 बिलियन की ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं रद्द हो गईं। अमेरिका के लिए ग्रीन एनर्जी के अनुमान भी आधे कर दिए गए। फिर आया बेलम का कोप 30, जिसका जिक्र हमने किया। वहां फिर वही हुआ, कोई सख्त फैसला नहीं हुआ, शैक्षिक योजनाएं आई। तस्वीर साफ थी, चीन ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का ढांचा बना रहा था और अमेरिका ढांचा तोड़ रहा था, और दुनिया के बाकी देश निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि किस तरफ जाएं। ऊर्जा परिवर्तन हो रहा था, लेकिन बाजार के हिसाब से धीमा था और राजनीतिक दबाव नहीं था। फिर आया युद्ध और राजनीति बदल गई। दक्षिण कोरिया ने पहले लक्ष्य रखा था कि 2030 तक 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ी जाएगी। अब यह लक्ष्य इमरजेंसी हो गया। राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने बगैर देर किए रिन्यूएबल एनर्जी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा घोषित कर दिया। यानी अब इसके लिए तेज मंजूरियां मिलेंगी, सस्ता फिनांस होगा और जमीन का अधिग्रहण तेजी से किया जाएगा। एक ही दिन में रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर 12% तक उछल गए। जापान, जो पहले से ही इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भर था, वहां तुरंत तेजी आई। 14 मार्च को जापान और दक्षिण कोरिया ने एक आपात ऊर्जा समझौता किया। उसमें साफ लिखा कि दीर्घकालिक समाधान केवल रिन्यूएबल या अक्षय ऊर्जा पर ही केंद्रित है। आसियान देश, जो आज तक कभी एक संयुक्त एनर्जी स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाए थे, उन्होंने बैठक की और पहली बार कहा कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। जो काम वर्षों की बैठकों में नहीं हुआ, वो ईरान और इसराइल के युद्ध ने करा दिया। यूरोप को अचानक परमाणु ऊर्जा को फिर से अपनाना शुरू करना पड़ा। दशकों से बंद हो रहे संयंत्र वापस चर्चा में आ गए। कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फाइनेंशियल गारंटी घोषित हो गई। चीन तो खैर पहले से ही तेज था। युद्ध के पहले ही दिन चीन ने नई नीति जारी कर दी। 2026 में चीन में अकेले 235 गीगावाट सौर ऊर्जा और 98 गीगावाट पवन ऊर्जा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चीन अपने लक्ष्य से आगे था। युद्ध ने उसकी दिशा और रफ्तार को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। इतिहास से बताता है कि इससे पहले भी जब कभी तेल संकट आए हैं तो कई ऊर्जा नीतियां बनी हैं, लेकिन सस्ती ऊर्जा लौटती है तो वो खत्म हो जाती हैं। इस बार थोड़ा फर्क है। सौर ऊर्जा पहले से सस्ती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, भविष्य के कारोबार है, स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि कोयला और गैस से मिलने वाली ऊर्जा की लागत की तुलना में अब सौर ऊर्जा आधी कीमत पर बन रही है। इसलिए जंग के बाद अगले 18 महीनों में वैकल्पिक ऊर्जा का, रिन्यूएबल ऊर्जा का जो ढांचा बनेगा वो अस्थायी नहीं होगा। तेल अगर फिर से सस्ता भी हो जाए तो भी ये बदलाव वापस नहीं होगा। युद्ध ने सिर्फ एक काम किया, उसने भविष्य के फैसले को वर्तमान की मजबूरी बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप रिन्यूएबल एनर्जी पर तो सभी रियायतें वापस ले रहे हैं, तो फिर अब कैसी एनर्जी तस्वीर बनती दिख रही है। ईरानी मिसाइलों ने ऊर्जा की आपूर्ति नहीं रोकी, उन्होंने एक छिपे युद्ध को सामने ला दिया। ये युद्ध नया नहीं था, लेकिन पहली बार साफ दिखने लगा। अब ये लड़ाई है फॉसिल फ्यूल की पुरानी व्यवस्था और रिन्यूएबल की नई ऊर्जा व्यवस्था के बीच, और ये जंग बेहद दिलचस्प है। पहले देखिए इस टेबल में इस दो ध्रुवों वाली ऊर्जा व्यवस्था की नापजोख, फिर इसे समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका को लेते हैं। अगर आप अर्थम को नियमित देखते हैं तो इस युद्ध के बाद पहले अर्थम में हमने आपसे बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एनर्जी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। वो अर्थम बोनस की प्लेलिस्ट पर मौजूद है, आप दोबारा देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अमेरिका की एनर्जी पॉलिसी की दिशा बदल दी। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो आपको दिखाई देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद एक एक करके वो सारे फैसले लिए जो ग्रीन एनर्जी की प्रगति को रोकते थे। जनवरी 2025 में ग्रीन एनर्जी के फंड रोक दिए गए। पेरिस समझौते से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सी विंड एनर्जी परियोजनाएं बंद कर दी गई। 2025 की पहली तिमाही में $8 अरब की 16 और परियोजनाएं रद्द हो गई। सोलर, पवन और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र प्रभावित हुए। पूरे साल में करीब करीब 1900 परियोजनाएं रद्द हुई। कुल 266 गीगावाट की क्षमता खत्म हो गई जो आने वाली थी। फरवरी 2026 में सबसे बड़ा काम हुआ। अमेरिका की पर्यावरण एजेंसी ने 2009 का वो बेसिक नियम ही हटा दिया जिसके आधार पर पूरे जलवायु कानून खड़े थे, यानी उत्सर्जन के नियम बदल दिए गए। तो तस्वीर साफ है, डोनाल्ड ट्रंप क्लीन और ग्रीन एनर्जी के पक्ष में नहीं है। वो पुराने फॉसिल फ्यूल के जरिए, जीवाश्म ईंधन के जरिए और पुरानी एनर्जी के जरिए दुनिया में जीत चाहते हैं। हालांकि 2024 में अमेरिका में जो नई बिजली क्षमता जुड़ी उसमें 94% हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा का था, यानी बाजार अपनी दिशा खुद तय कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इसे बढ़ावा नहीं देंगे। अमेरिका
तेल गैस बाजार पर ओपेक का कब्जा तोड़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यापार समझौतों में ऊर्जा को, गैस को शामिल कर रहे हैं, अमेरिका के एनर्जी के लिए नया बाजार ढूंढ रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी उन रास्तों को निरापद नहीं रख सकते जहां से तेल और गैस के टैंकर गुजरते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के देश अब ऊर्जा के विकल्प की तरफ देख रहे हैं। अब दूसरा ध्रुव समझते हैं, चीन। चीन ने अपनी रणनीति बदल दी, चुपचाप और निर्णायक रूप से। उसके लक्ष्य वही हैं, उत्सर्जन 2030 तक चरम पर पहुंचेगा और 2060 तक शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन अब मकसद बदल गया है। अब ये जलवायु की नहीं, एक नए किस्म की डोमिनेंस की, प्रभुत्व की कहानी है। नई योजना में साफ है कि चीन रिन्यूएबल एनर्जी को इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि वो ग्लोबल कमिटमेंट्स को पूरा कर सके, वो इसलिए बढ़ा रहा है कि वो इस नई सप्लाई चेन का, इस पूरे उद्योग का मालिक बन सके। आज स्थिति क्या है? सौर पैनल से लेकर बैटरी तक, ग्रिड स्टोरेज से लेकर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन तक, सब जगह चीन का दबदबा है। उसकी उत्पादन क्षमता इतनी है, खासतौर से ग्रीन एनर्जी से जुड़ी तकनीकों और उपकरणों के मामले में चीन की कैपेसिटी इतनी है कि वो पूरी दुनिया की रिन्यूएबल जरूरत अकेले पूरी कर सकता है। युद्ध के बाद ये और स्पष्ट हो गया है कि दुनिया के देश जब तेजी से ऊर्जा बदलना चाहेंगे तो उन्हें वो उपकरण चाहिए होंगे, उन्हें वो तकनीकें चाहिए होंगी, उन्हें पैनल और बैटरीज चाहिए होंगी जिनके लिए चीन अकेला स्रोत होगा। और ये चीन की औद्योगिक नहीं, रणनीतिक ताकत है। तो फिर आगे की लड़ाई में कौन मजबूत और कौन कमजोर? फॉसिल फ्यूल की ईंधन की ताकत यह है कि तेल की कीमत बढ़ते ही मुनाफा बढ़ता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये सामने आई कि एक समुद्री रास्ता बंद हुआ तो पूरी आपूर्ति हिल गई। इसी तरह गैस के कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। दूसरी कमजोरी यह है कि फॉसिल फ्यूल सबके पास नहीं है। दुनिया का अधिकांश तेल गैस कारोबार रूस सहित ओपेक, ईरान, अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, नॉर्वे और कुछ अफ्रीकी देशों के नियंत्रण में है। रिन्यूएबल की ये ताकत है कि अगर एक बार ढांचा बन गया तो कोई बाहरी झटका उसे रोक नहीं सकता। सूरज, हवा, पानी सबके पास है, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, युद्ध का असर नहीं होता। और इसलिए सरकारों और निवेशकों दोनों की दिशा बदल रही है। दक्षिण कोरिया, जापान, आसियान, यूरोप, सब ने ईरान और इजराइल की जंग के बाद अपनी नीतियां बदली हैं, बदलने की तैयारी की है। तेल उत्पादक देश भी अब अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में सोलर में और विंड में निवेश बढ़ा रहे हैं। यानी पुराने पैसे से, पुरानी एनर्जी के पैसे से नई ऊर्जा व्यवस्था बनाई जा रही है। निवेशकों का रुख भी बदल रहा है। तेल कंपनियां जहां ऊंची कमाई दे रही हैं, वहीं साथ में ग्रीन एनर्जी के फंड तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि बदलाव आसान नहीं है। तांबा, लिथियम और निकल, ये तीन महत्वपूर्ण मेटल हैं जो रिन्यूएबल के लिए जरूरी हैं, और इनकी आपूर्ति भी उसी ग्लोबल सिस्टम पर टिकी है जो अभी टूट गया है। ग्लोबल व्यापार रुका तो तांबे की कीमत गिर गई, एल्युमिनियम की कीमतों में तेज गिरावट आई। लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की सच्चाई है। परिवर्तन कभी सीधा नहीं आता, झटके, रुकावट, दबाव तो होते ही हैं। लेकिन इस बार वही हो रहा है, पर इस बार गति पहले से ज्यादा तेज है। तो जंग की मिसाइलों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों को इस बदलाव को कैसे पढ़ना चाहिए? क्या है भविष्य? हमने अपनी बातचीत की शुरुआत 1973 से की थी। ये अमेरिका में 1973 की सर्दियाँ थी। एक अमेरिका के एक तेल कारोबारी थे, टी बून पिकिंस। उन्होंने एक बात बड़ी जल्दी समझ ली जो दुनिया बाद में समझ पाई। उन्होंने कहा कि तेल में उत्पादन नहीं, तेल की कमी पैसा बनाती है। जब अरब देशों ने पश्चिम को तेल देना रोका तो दुनिया घबरा गई। लोग पेट्रोल पंप पर कतार में खड़े थे, फैक्ट्रियां रुक रही थीं। लेकिन पिकेंस चुपचाप ऑयल एसेट्स खरीद रहे थे। कुछ ही साल बाद वही एसेट्स उनको अरबपति बना गई। 1973 का यौम किपुर वार केवल एक युद्ध नहीं था, ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा कमोडिटी वेल्थ ट्रांसफर था। और जब तक दुनिया समझती तब तक कीमतें बढ़ चुकी थी। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि तुक मिलाता है। 2026 में कहानी वैसी ही है, लेकिन इस बार तेल में नहीं है। तेल तो इतना है कि उत्पादन में बढ़त रुक गई थी युद्ध के पहले। अगर जंग ना होती तो कच्चे तेल की कीमतें $60 और $65 को तरस जाती। ओपेक के कई सदस्य देश तो संकट में थे, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत युद्ध से पहले जो ब्रेंट की कीमत थी उससे भी ज्यादा थी। इस बार कमी उन धातुओं की है जो तेल की जगह ले रही हैं। तो इस जंग के बाद बाजार ने एक साथ दो संकेत दिए, और दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे। एक तरफ कच्चा तेल महंगा हुआ, 100, 110, $120 तक गया, और दूसरी तरफ रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े। सिर्फ 72 घंटों में भारत की रिन्यूएबल कंपनियां 8 से 12% तक चढ़ गईं, जबकि व्यापक बाजार गिर रहा था। तेल के टैंकर, जिन्हें वीएलसीसी कहा जाता है, उनके किराए 4 लाख प्रतिदिन पर पार कर गए। ये एक अजीब सा संकेत था। जितनी महंगी व्यवस्था होगी उतनी ही तेजी से दुनिया उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और यहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। तेल की कमी स्थायी नहीं है, तेल पर्याप्त है दुनिया में। कीमत बढ़ते ही उत्पादन बढ़ जाता है।
जब तेल $95 प्रति बैरल पार करता है तो अमेरिका के शेल उत्पादक जो 35 और $45 पर बैरल पर मुनाफा कमा लेते हैं, वे नए कुएं खोदना शुरू कर देते हैं। 6 से 9 महीनों में आपूर्ति बढ़ जाती है। यानी एक छोटा युद्ध, एक डिसरप्शन तेल को जितना महंगा करता है, उतनी ही नई आपूर्ति को जन्म देता है। आंकड़े भी ये कहते हैं पिछले 10 वर्षों में 7 बार तेल कंपनियों के शेयर व्यापक बाजार की बढ़त से कमजोर रहे हैं। शेयर बाजार के कैपिटलाइजेशन में 1980 में ऑयल कंपनियों की हिस्सेदारी, ये अमेरिका का आंकड़ा है, 1980 में ऑयल कंपनियों की हिस्सेदारी 30% थी, आज केवल 3% है। तेल में पैसा तो है, लेकिन थोड़े समय के लिए, स्थायी अवसर कहीं और है, और इसे समझना जरूरी है। कॉपर यानी तांबा नया तेल है। रॉबर्ट कियोसाकी ने 2026 की शुरुआत में कहा था कि अगली कमी तेल में नहीं तांबे में होगी। इस वक्त तांबे की कीमतें गिरी हुई हैं। जब आप इसे देख रहे हैं तो केवल आपूर्ति टूटने के डर से। तांबा तो ग्रीन एनर्जी की जान है। S&P ग्लोबल का आंकड़ा पकड़िए, उन्होंने कहा कि 2040 तक तांबे की मांग 4.2 करोड़ टन होगी और आपूर्ति रहेगी केवल 3.3 करोड़ टन, यानी 1 करोड़ टन का स्थायी अंतर। तांबे में समस्या यह है कि नई खदान को शुरू करने में 7 से 20 साल लगते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक इलेक्ट्रिक वाहन में साधारण कार से 3 से 4 गुना ज़्यादा तांबा लगता है। एक विंड टरबाइन में 8 से 12 टन तांबा जाता है। डेटा सेंटर जहाँ से AI चलता है, उन्हें 2030 तक 10 लाख टन अतिरिक्त तांबे की मांग चाहिए होगी, यानी मांग तेज है, आपूर्ति धीमी है। इसके अलावा लिथियम, चांदी और रेयर अर्थ मेटल हैं, एक जैसी कहानी है। वुड मैकेंजी के आंकड़े हैं 2028 तक लिथियम की कमी शुरू हो जाएगी। इस कमी को भरने के लिए $276 बिलियन का निवेश चाहिए, जो भी बहुत कम है। चांदी की स्थिति तो और भी दिलचस्प है। सौर पैनलों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2030 तक सौर पैनल्स ही अकेले दुनिया की 30 से 40% चांदी की खपत ले लेंगे, और इसकी आपूर्ति कम है। ये मुख्य रूप से दूसरी खदानों का बाय प्रोडक्ट है, अलग से तेजी से नहीं बढ़ सकता। चांदी की कीमतों में आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन ये जो फैक्ट है ग्रीन एनर्जी वाला, ये मौजूद है और चांदी की भविष्य की मांग का आधार बना हुआ है। रेयर अर्थ का किस्सा आपको पता ही है। दुनिया की 85 से 90% प्रोसेसिंग क्षमता चीन के पास है, यानी विंड टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी मैग्नेट केवल एक देश से आते हैं। इस टेबल को देखिए, ये ऊर्जा का नया खेल है। तो अगर आप निवेशक हैं तो बून पिकेंस से सीखिए। 1970 के दशक में जिसने तेल खरीदा वो जीता, लेकिन 1980 में जिसने देर से प्रवेश किया वो तेल में फंस गया। इस बार खेल अलग है। तेल की आपूर्ति तो तुरंत बढ़ जाएगी, लेकिन तांबा, लिथियम और चांदी की आपूर्ति बढ़ने में सालों लगेंगे। युद्ध ने मांग को तेज कर दिया है और युद्ध के बाद मांग और तेज होगी, आपूर्ति धीमी रहेगी। यही अंतर है, यही मौका है। पिकेंस ने कमी में पैसा कमाया था, अब कमी का चरित्र बदल चुका है। 1973 में कमी तेल में थी, 2026 में कमी धातुओं में है। चतुर निवेशक हमेशा स्केर्सिटी की कमी के पीछे जाते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो हम अर्थम के समापन पर आ गए हैं। इस टेबल को देखिए जहां से हमने अपना अर्थम शुरू किया था। हमने कहा था कि जो काम 30 साल के जलवायु सम्मेलन नहीं कर सके, वो 20 दिन के युद्ध ने कर दिया। तस्वीर आपके सामने है। जलवायु सम्मेलनों और युद्ध की इमरजेंसी में, आपात परिस्थिति में फर्क सोच का नहीं था, समय का था। जलवायु बैठकें हमेशा भविष्य की भाषा बोलती रही, हम करेंगे, हमें करना चाहिए, लेकिन हुरमुज का संकट वर्तमान की भाषा में आया। आज गैस नहीं है, आज फैक्ट्री बंद है, आज तेल की कीमतें $100 से ऊपर हैं, और यहीं से खेल बदल गया। इतिहास इसका संकेत पहले भी दे चुका है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक फ्रांसीसी इंजीनियर पियरे गुलिमैंट ने एक सच समझ लिया कि जो देश ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है वो बिना युद्ध के भी हार जाएगा। उसने फ्रांस की ऊर्जा नीति कुछ इस तरह से बनाई कि देश आत्मनिर्भर बने। कुछ ही महीनों बाद चार्ल्स डिगाल ने परमाणु ऊर्जा का ढांचा मंजूर कर दिया। 1973 का तेल संकट आया तो फ्रांस बाकी दुनिया से बेहतर परिस्थिति में था, क्योंकि उसने संकट आने से पहले ही परमाणु ऊर्जा की तैयारी कर ली थी। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने भी यही तैयारी शुरू की। एक तरफ उसने ऊर्जा के बड़े रिजर्व बनाए, और दूसरी तरफ जो ऊर्जा का दूसरा पोल है, दूसरा ध्रुव है, रिन्यूएबल, उसे पकड़ ही नहीं लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो ये युद्ध एक अस्थायी झटका नहीं है, ये एक संकेत है, स्थायी संकेत है। कुछ देशों ने इसे समझ लिया है। चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, यूरोप ने भी वर्षों की हिचक के बाद कुछ ही हफ्तों में निर्णय ले लिया है। इस युद्ध ने रिन्यूएबल एनर्जी के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क दे दिया है, और यह तर्क पर्यावरण का नहीं है, यह अर्थव्यवस्था का है, देश की सुरक्षा का है और ऊर्जा पर निर्भरता का है। तो अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि कौन से देश इस नए ऊर्जा ढांचे का हिस्सा सबसे पहले बनेंगे।
और कौन से देश ऐसे होंगे जहां लोग गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े होंगे इंतजार करते हुए उस आपूर्ति का, उस सप्लाई का जो किसी दूसरे के कंट्रोल में है। दरअसल युद्ध ने ऊर्जा के विकल्प चुनने को टालने का सवाल ही खत्म कर दिया है। अर्थ में आज इतना ही। फिर लौटेंगे अगले सप्ताह एक नए अर्थम के साथ। अगर आप रोज की खबरों में क्या के क्यों जानना चाहते हैं तो वाई फैक्टर को फॉलो करिए। अगर आप इतिहास के किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं, किताबों में दिलचस्पी रखते हैं तो इंस्टाग्राम पर बुकनू और टाइम मशीन से जुड़िए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हर सप्ताह के अंत में पिछले सप्ताह की घटनाओं का असर आने वाले हफ्तों में किस एसेट पर, स्टॉक्स पर, गोल्ड पर, कमोडिटीज पर पड़ेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर प्रति सप्ताह के अंत में हम विस्तार से बताते हैं उन प्रमुख घटनाओं को और ग्रेनुलर जानकारी के साथ आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले सप्ताह की जो राजनीतिक आर्थिक घटनाएं हुई वो अगले सप्ताह में आपके निवेश को कैसे प्रभावित करेंगी। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो को, सबस्टैक पर भी फॉलो करिए पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो को। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह।